सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भैया बहनों, आज अपन अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंदर जैसा जीवन की जो मौलिक इकाई है उसे अपन कोशिका कहते हैं। कोशिका के मुख्यतः 3 भाग बताए हैं। पहला तो होता है कोशिका झिल्ली, दूसरा होता है केंद्रक और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य। तो ये 3 मुख्य भाग होते हैं। आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। तो अपन ने पहले पढ़ लिया था कि भाई कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, उसके बारे में पढ़ा था अपन ने। आज अपन पढ़ेंगे केंद्रक। तो कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से अपन इसे रंग सकते हैं। अगर अपन सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं, या फिर अपन अगर बड़ा रूप की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं, तो अगर देखते हैं तो कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन का उपयोग कर सकते हैं। आयोडीन विलयन के अलावा एक और होता है सेफ्रानिन अथवा मेथिल ब्लू। इस विलयन का अगर अपन उपयोग करें तो केंद्रक को अपन रंगीन भागों देख सकते हैं। कोशिका के भाग भी देख सकते हैं और केंद्रक के अलग अलग भाग भी देख सकते हैं। अब आता है कि भाई केंद्रक है जो केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत का एक स्थिर होता है। इसका होता है दोहरी परत पाई जाती है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है। दोहरे परत का मतलब होता है दोहरी झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य, केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य ध्यान रखना है, केंद्रक के बाहर जा पाता है। और केंद्र में क्रोमोसोम होता है जिसे अपन गुणसूत्र बोलते हैं, जो कि कोशिका विभाजन के समय छड़ के नुमा दिखाई देता है। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, जो कोशिका विभाजन नहीं हो रही होती है। ध्यान देना है, डीएनए, डीएनए का पूरा नाम पूछा जाता है तो डी का मतलब डीऑक्सी, एन का मतलब राइबो और ए का मतलब है न्यूक्लिक अम्ल। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डी का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो, एन का मतलब होता है न्यूक्लिक, ए का मतलब एसिड या अम्ल। आगे अपन देखते हैं कि कोश केंद्रक में डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान होता है। क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह ही संरचना के एक जाल का पिंड होता है, यानी कि एक जाल के रूप में गुंथा हुआ होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाली होती हैं तब ये क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर
दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये ध्यान रखना है, एक कोशिकाओं के द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं। ये कोशिका के विकास एवं परिपक्व को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे, अगर अपन बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ ही पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रक काय कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक काय कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती हैं, ध्यान रखना है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं होती हैं, उसे अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रो का मतलब होता है पहले, यानी कि आदि या फिर पूर्व। कैरियोट का मतलब होता है कैरियन या फिर केंद्रक। और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती हैं उन्हें अपन यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य कोशिकांग द्रव्य अंग नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। अगर अपन बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पट्टिका जो कि थैले की संरचना के नुमा होती हैं के साथ होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। ठीक है, तो ये अपन इसकी केंद्र की बात करते हैं। अब आता है कि भाई अपन एक प्रोकैरियोटिक बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक यानी कि जो सबसे पहले कोशिका आई थी उसकी संरचना कैसी हो सकती है, क्या हो सकता है। तो उसकी संरचना के बारे में ये आपके सामने है कि प्रारंभ में जो प्रोकैरियोटिक कोशिका आई थी पूर्व में, तो उसके कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति थी, प्लेज्मा झिल्ली भी थी, राइबोसोम भी थे और कोशिका काय थे। और ये जो धागे के नुमा संरचना दिखाई देती है ये अपना है राइबोसोम, ये कोशिका झिल्ली, और ये अपने कोशिकांग, ठीक है, कोशिकांग कहलाता है। तो ये अपना है प्रोकैरियोटिक कोशिका। उसके बाद में आता है जीव द्रव्य। क्या द्रव्य आता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के अंदर क्या होता है कि ये कोशिका के अंदर एक द्रव के रूप में संरचना पाई जाती है। कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा देता है जो कि कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इस क्षेत्र में बहुत ही हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लेज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ में होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंग कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं, यानी कि अलग अलग अंगों के कार्य क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। आ गई समझ में? प्रत्येक अंग कोशिकाओं के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं और कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में
वास्तविक केंद्र के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंग भी नहीं होते हैं, है ना। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंग होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि ये किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग नहीं कर लेते हैं और अपना बहुगुणन नहीं कर लेता है। वायरस की सीधा सा अर्थ ये वायरस को सजीव एवं निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहा गया है। जब इसके साथ प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो यह निर्जीव होता है। जब ये मानव के शरीर में प्रवेश करता है और अनुकूल स्थितियाँ मिल जाती हैं तो ये सजीव की तरह कार्य करता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर तो निर्जीव की तरह कार्य करेगा, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर निर्जीव की तरह और अनुकूल परिस्थितियों में सजीव की तरह कार्य करता है। तो ये अपना था कोशिका के बारे में। तो कोशिका के बारे में अपने आज केंद्र के बारे में पढ़ा था, कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा था और केंद्र के विभिन्न अंग पढ़े थे। अब आप करेंगे गृह कार्य। तो गृह कार्य के रूप में आपको 2 प्रश्न करके लेके आने हैं। पहला प्रश्न है केंद्र की संरचना को समझाइए। दूसरा प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये 2 प्रश्न करके लेके आने हैं। इसी के साथ मेरा टॉपिक समाप्त। धन्यवाद।